स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल जुडिशियस पर। क्लास 12th का लीगल स्टडीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड का हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है जुडिशरी। उसका टॉपिक फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं। टॉपिक थर्ड का भी जो पहला पॉइंट है दैट इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। अगेन लिंक विल बी प्रोवाइडेड ओवर हियर। अभी इस सेशन में फोकस करेंगे जजेस की ट्रेनिंग के बारे में, उनके रिटायरमेंट और उनके रिमूवल के प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली इस सेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे जजेस की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, फिर जजेस का रिटायरमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, और लास्ट में अगर किसी वजह से किसी ग्राउंड्स पर किसी जज को रिमूव करा जाता है जिसको इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट कर लेंगे सीधा जुडिशियल ट्रेनिंग के साथ। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल जुडिशियल एकेडमी। इस एकेडमी को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स इंडिया के अंदर फंक्शन करते हैं उनको। ये जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वो स्टैब्लिश करी गई थी 1993 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका पर्पस क्या है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स सजेस्ट करे और रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए जिससे कि जुडिशियल डिसीजंस ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा फेयर हो और ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। जुडिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ही एक नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटेजी NJES एस्टैब्लिश करी गई 2006 में, जिसका काम था जुडिशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना हाई कोर्ट के जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मेंबर्स को और स्टेट जुडिशियल एकेडमीज को। ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? ट्रेनिंग होती है थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू ओरिएंटेशंस, थ्रू वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, जो कि डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं अबाउट कोर जुडिशियल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन टॉपिक्स के ऊपर। अब अगर बात करें जजेस के रिटायरमेंट को लेकर, और स्पेसिफिकली अगर रिटायरमेंट एज देखी जाए, तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है इंडिया के अंदर तो उनकी रिटायरमेंट एज डिसाइड करी गई है, दैट इज 65 ईयर्स। सिमिलरली हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर्स। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो स्टेट है, उस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उनकी रिटायरमेंट एज रखी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65, हाई कोर्ट 62 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज को डिटरमाइन करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। ये जो रिटायरमेंट एज है जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इसके ऊपर काफी सीरियस डिबेट्स हो चुकी हैं पास्ट में कई बिल्स और कमिटीज के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो 114वां अमेंडमेंट बिल 2010 था, उसने सजेस्ट करा कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाकर 65 इयर्स कर दी जाए। सिमिलरली वेंकटलचैया कमेटी ने यह सजेस्ट करा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को 65 इयर्स से बढ़ाकर 68 इयर्स कर देना चाहिए। ये जो प्रपोजल आए जजेस की एज बढ़ाने के, ये किस वजह से आए? क्योंकि हम लोगों ने कंपेयर करा विद द ग्लोबल कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स, और ये देखने के लिए कि बाकी जगहों पर, बाकी कंट्रीज के जो सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स या और कोर्ट्स हैं, वहां पर उनकी रिटायरमेंट एज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां के जज की रिटायरमेंट एज कोई है ही नहीं। यस, उनकी कोई रिटायरमेंट एज उन लोगों ने रखी ही नहीं हुई। सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर रिटायरमेंट एज 70 इयर्स है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 75 इयर्स है। सिमिलरली यूके, यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के जज की एज है 75 इयर्स, और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 70 इयर्स। तो ये जो आप एजेस देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है उससे ज्यादा है। तो इसी वजह से बार बार ये प्रपोजल दिए गए कि हमारे यहाँ भी इस एज को रिवाइज करें। दूसरा एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे सीनियर लॉयर्स जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में और एक्सपीरियंस्ड हैं जज बनने के लिए, वो भी जजशिप को एक्सेप्ट करने से, जज के रोल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि ये जो 62 इयर्स जो एज है, खासकर हाई कोर्ट के अंदर, इन्हें बहुत कम लगती है। अगर इस एज को बढ़ा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, क्योंकि एडवोकेट्स को फिर लगेगा कि नहीं, हमारे पास ज्यादा इंसेंटिव है कि हम अपनी इंडिविजुअल लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दें और जज के रोल में फंक्शन करें। मगर ये तभी पॉसिबल है जब उनकी रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाई जाए, वरना पता चला अपनी प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट उन्होंने छोड़ दी जज बनने के लिए, और जैसे ही जज बने उनकी रिटायरमेंट एज 62 के आसपास पहुंच गए और उनको वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजेस के रिमूवल के बारे में। अगर किसी जज को रिमूव करा जाए तो क्या प्रोसीजर है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको एक प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। उस प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में क्या होगा, एक इंक्वायरी करी जाएगी उन ग्राउंड्स के ऊपर जिनके ऊपर बेस करके हम ये बोलेंगे कि नहीं, हम जज को हमें यहां से रिमूव करना है। और ये जो ग्राउंड्स है, इनकी इंक्वायरी करी जाएगी अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1986, जहां पर जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल रहेगा वो प्रूवन मिसबिहेवियर भी हो सकता है या उस पर्टिकुलर जज की इनकैपेसिटी भी। इस इंक्वायरी को करेगी एक 3 मेंबर की कमेटी, जिसके अंदर अगर कंप्लेन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंप्लेन है तो उस 3 मेंबर कमेटी में से 2 जजेस ही होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिमिलरली अगर किसी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो फिर अगेन उस 3 मेंबर कमेटी में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उस कमेटी के अंदर। अच्छा, अब जो भी फाइंडिंग्स आती है इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर, उसके हिसाब से एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किस लिए? किसी जज को इम्पीच करने के लिए, मतलब उसको उनके ऑफिस से रिमूव करने के लिए। अगर ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये प्रपोजल जो है वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के लिए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर डिस्कशन कौन करेंगे? मिनिमम 100 एमपीज इन द लोकसभा या फिर 50 एमपीज इन द राज्यसभा, वो इस पर डिस्कस करेंगे। जो ये प्रपोजल है जज को इम्पीच करने का, उसकी एक कॉपी उस कंसर्न जज जिसको इम्पीच करने की बात कर रहे हैं उनको भी दी जाएगी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले। ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर जो चलेगा, उसको आर्टिकल 124(4) के अंदर ये प्रोसेस पूरा चलाया जाएगा। इस स्कीम के अंदर जो इम्पीचमेंट का मोशन है, जो सहमति है इम्पीच करने की जज को, वो पास होनी चाहिए बाय मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स जो वहां पर प्रेजेंट है, और वोटिंग करी जाएगी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इंडिविजुअली। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो फिर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करा जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द जज। तो इस प्रोसेस को देखकर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जज को, किसी भी जज को इम्पीच करने का, उनको उनके ऑफिस से रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में ये प्रोसेस सिर्फ एक बार सक्सेसफुल हुआ है, जब 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन, जो कि चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको इम्पीच करा गया था ऑन चार्जेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। उससे पहले 1991 में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया था जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट, जो कि चीफ जस्टिस थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, मगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि वो जो 2/3 वोटिंग क्राइटेरिया था उस पर ये फेल हो गया था। और अगर बात करें लोअर जुडिशरी के किसी जज को रिमूव करने के केस में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो ऐसे जजेस को स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट कर उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर सकती है, वो उसके लिए एलिजिबल है। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। Stay tuned for more such videos. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.